फौजी अदालत बहादुर शाह जफर को मुजरिम करार देते हुए उन्हें मुल्क से बाहर निकालने यानी मुल्क बदर का फैसला सुनाती है। अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा किया, मतलब उन्हें फांसी की सजा नहीं दी गई। बादशाह अपने दो बेटों जमा बख्त और अब्बास शाह, बेगम जीनत महल और बेगम ताज महल के साथ हमेशा के लिए इस मुल्क से चले गए। बेगम ताज महल कलकत्ता से वापस लौट आए, लेकिन दोनों बेटों और जीनत महल ने बादशाह का आखिरी वक्त तक साथ दिया। रुद्रांशु, बहादुर शाह जफर के लिए तुम्हारी दीवानगी की इंतहा हो गई है। मिडिवल पीरियड में और भी पर्सनालिटीज हैं जो हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यार मैं तुझे कैसे समझाऊं? ये इस शख्स की हैसियत से बहादुर शाह जफर की बात नहीं है, एक शहंशाह की भी बात नहीं है। मेरे लिए एक ऐसा ड्रीम है जो मेरे लिए बहुत दिलचस्प मालूम होता है। तुम्हारा ख्याल है कि बहादुर शाह जफर एक हीरो थे और उन्होंने सिपाहियों को बगावत करने की तहरीक दी? एक मायने में थे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या गलत किया? वो एक ऐसी शख्सियत के तौर पर मौजूद थे जब ये जंग लड़ने का फैसला लिया गया। देखिए, जो पूरा किस्सा है इस प्ले में, वो कई अलग अलग सतह पर है, कभी अलग अलग लेवल्स पर है। एक लेवल है जो अपने जहन में होता है, अपने माइंड में होता है। एक वो जो आप सामने देखते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं। एक वो जो बिल्कुल एक तसव्वुर की ही एक चीज़ है। बहादुर शाह जफर के हथियार डालने के बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे उनके बारे में। ओके देन। कुछ लोग तो कहते थे कि अंग्रेजों के गद्दारों को अब सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यार कुछ भी हो, लोगों के ख्यालात अलग अलग हो, लेकिन बहादुर शाह जफर ने जिस चिंगारी को हवा दी थी वो बहुत ज़रूरी था। पर खुदा, अब हमारे पास एक अजीम मुगलिया सल्तनत के शानदार माजी का ही तसव्वुर बाकी है। छाबना, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। भयानक गैर मुल्की तूफानों ने ना मुझे सिर्फ एक बेमकसद ज़हनी अजियत में मुब्तला करके तख्त शाही से हराया कर दिया, बल्कि अब दो का जमीन मिलने के भी आसार नजर नहीं आते। एक शहंशाह के पास अपनी जमीन भी नहीं जहां उसकी तदफीन हो सके। छापना, आपको एक अजीम कौम अपना हीरो मानती है। आपने एक अजीम कौम के लिए उनके दिलों में और जहनों में एक चिंगारी पैदा की है, और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि आपने करोड़ों हिंदुस्तानियों को जंग आज़ादी में शामिल होने के लिए उनको तहरीक दी और एक रास्ता दिखाया। आज तुम ये सब क्या कह रही हो जवान मुअर्रिख? हकीकत बयान कर रहा हूँ। आपके अल्फाज ने हिंदुस्तानी अवाम के दिलों को गरमाया। जंग आज़ादी की तारीख आपको कभी फरामोश नहीं कर सकती। ये मेरा दावा है। समझ गए आप झांपना? उस वक्त किसी ने बहादुर शाह जफर की बात पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने उस वक्त के राजाओं, नवाबों, रईसों से अपील की थी कि जंग एक झंडे के तले एक साथ मिलकर लड़ी जाए, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। उन्होंने अपनी रियाया से भी कहा कि वो खुद को हिंदुस्तानी समझे, हिंदू और मुसलमान नहीं। लेकिन मफादात के मुहाफिज फिरंगियों ने हिंदुस्तानियों को मजहब के नाम पर आसानी से बांटकर उसे मुस्लिम बगावत का नाम दे दिया, जबकि बाकी सिपाहियों में से ज्यादातर हिंदू बल्कि आला जात के हिंदू थे। बरखुदार ये जंग हिंदुस्तान की थी और हिंदुस्तान की आवाम अपने शहंशाह को
कौमी वकार की अलामत ही तस्वुर करती थी। ये जंग तीनों धर्म के तहफ्फुज के लिए थी। ये जंग मुख्तलिफ मज़ाहिब के अकायद की सलामती के लिए थी। रियाया हमेशा अपने शहंशाह को अजमत और शिकवा का निशान समझती थी, लेकिन अंग्रेज उसे कोई अहमियत नहीं देती। अंग्रेज उसे भी रियाया तसव्वुर करती थी। ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जहाँपना। फिर मेरे ऊपर मुकदमा चलाया गया, मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया गया। मुझे एक बादशाह खुद अपना दफा नहीं करता, उसका फर्ज है रियाया की हिफाजत करना। अब जंगी फतेह याबियों पर जश्न मनाना तो इंसानी फितरत है, लेकिन कौन ये कह सकता है कि हमारी शिकस्त हुई और तुम्हारी जीत? कौन ये कह सकता है हमारी शिकस्त हुई? वाकया ये इस जद्दोजहद के आगाज के कभी हमारे पास सुराग पाने का कोई इंतजाम नहीं था। सुबह तकरीबन 8 बजे अचानक बागी फौजियों ने महल की खिड़कियों के नीचे जमा होकर शोर मचाना शुरू किया। उनका कहना था कि वो मेरठ से बगावत करके आए हैं। उन्होंने अपनी बगावत की वजह ये बताई कि उन्हें ऐसे कारतूसों को अपने दांतों से काटने का हुक्म दिया गया था जिनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई। तो असल में आप लोग गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। जज्बाती तौर पर वो लोग इंतहाई जोश खरोश में थे, हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही न थे। इसलिए हमने महल में आराम करना चाहा। इन बागी सिपाहियों ने यूरोपियन अफसरों को अपनी कैद में ले लिया था। बाद के कम से कम 2 मौके पर ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग उन यूरोपियन कैदियों के कत्ल पर कमर बस्ता हैं। हमने उनको समझाने की बेहद कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और यूरोपियन कैदियों को कत्ल कर डाला। यूरोपियन कैदियों को कत्ल कर डाला। पर खुदा हमेशा याद रखना कि जंग आजादी इंसाफ के लिए की जाने वाली एक मुकद्दस जंग थी जिसमें हिंदू मुसलमान एक साथ थे। मैंने कत्ल और गारत रोकने के लिए बेहद कोशिश की, लेकिन खुदा गवाह किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने 2 बार यूरोपीय कैदियों को बचा लिया, लेकिन बरखुरदार इनकलाब का चेहरा कभी मेहरबान नहीं होता। आलम पना, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया।
اور فرنگیوں نے دلی کے ساتھ کیا کیا؟ ایک عظیم روایت کے علم برداروں نے پورے شہر کو تباہ کر دیا، اور جس حصے کو وہ تباہ نہیں کر سکے اس کی بے حرمتی کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اس فوجی عدالت میں نے اردو میں اپنا بیان پیش کیا، بعد میں انگریزوں نے انگریزی میں اس کا ترجمہ کروایا۔ پر خدا جانتے ہو، جی مگر پھر بھی آپ بتائیے۔ اس عدالت میں انگریزوں کے ہندوستانی چپراسی اور حاکم مجھے بندی بادشاہ کہتے تھے، بندی بہادر شاہ۔ واہ واہ صاحب واہ، بندی بہادر شاہ، بہت خوب، بہت خوب۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بیان کا ترجمہ لگ بھگ 2 ہفتوں تک جاری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ترجمے میں انگریزوں کے اشاروں پر کئی تبدیلیاں کی گئیں۔ ایسے لوگ جن پر بہادر شاہ ظفر بھروسہ کرتے تھے وہ اس کام میں شامل تھے۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ ایک معمولی مجرم کی طرح چلایا گیا۔ فرنگیوں نے قانون فطرت کو مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ غیر ملکی حکومت شہنشاہ ہندوستان پر مقدمہ چلانے کے اپنے مقصد میں صرف اس لیے کامیاب ہوئی کیونکہ ہندوستانیوں کو آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس شہنشاہ ہندوستان کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنی رعایا کے لیے آزادی طلب کی تھی۔ شہنشاہ ہندوستان عدالت میں خدا کی قسمیں کھاتا رہا لیکن اس کی ایک نہیں سنی گئی۔ ہم اس خدائے واحد کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے ان یورپین قیدیوں کو قتل کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ دکھ تو یہ تھا ان باغی فوجیوں نے ہمارے خادموں پر یہ الزام لگایا تھا کہ انگریزوں کو خفیہ خط بھیج رہے ہیں۔ باغی فوجیوں نے خود ہی ایک عدالت قائم کر لی جو جہاں تمام معاملات کے فیصلے کیے جاتے تھے اور غور و خوض کے بعد آئندہ کے اقدام کے لیے حکم بھی جاری ہوتی تھی۔ ہم نے ان کے ان کاموں اور سرگرمیوں میں کبھی شرکت نہیں کی۔ یہ بات ہماری شاہی آن بان کے خلاف تھی، یہ بات ہماری شاہی آن بان کے خلاف تھی۔ اس طرح جنگیں نہیں لڑی جاتی، اس طرح تو جہاد بھی نہیں کیے جاتی۔ یہ صحیح اور باعزت لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ تو قطعی نہیں ہے۔ برخوردار، مجھے علم ہے، مجھے پورا علم ہے کہ دلی میں انگریزوں نے معصوم بچوں اور نرم و نازک خواتین کے ساتھ کس طرح کی وحشیانہ حرکتیں کی، اور پھر کانپور اور غازی پور میں آزادی کے بہادر سپاہیوں کو سڑک کے کنارے والے پیڑوں سے پھانسی دے کر کس طرح سے لٹکایا کرتے تھے میں جانتا ہوں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت اس کا ان انگریزوں سے جواب لینے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ ہندوستان کے لوگ بہادر شاہ ظفر کو سمجھ نہیں سکے۔ پٹیالہ، جیند، دوجانہ، پٹودی، جھجر، بوندی کی ریاستوں کو خط بھیجے گئے۔ بادشاہ کے خطوں کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ صرف دادری اور رانین کے نوابین ہی ان کی مدد کو آئے۔
और उनकी उस वफादारी का उन्हें क्या सिला मिला? फांसी की सजा। इसके बावजूद उसे मुस्लिम बगावत का नाम क्यों दिया गया, जो सरासर गलत थी? ये तो खास हिंदुस्तानी बगावत थी, जिसमें बिलाशुबा मुसलमान भी शामिल थे। बाग़ सिपाहियों में अक्सरियत अवध के ब्राह्मणों और पूर्वी भूमिहारों और तेलंगानाओं की थी। नाना फडणवीस, तांतिया टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वगैरह भी इसमें अहम थे। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि 1857 की जंग आज़ादी को रोका नहीं जा सकता था। जब बहादुर शाह जफर ने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त मुगल सल्तनत का नामो निशान तक नहीं बचा था। बहादुर शाह जफर के पास लाल किला तो था, लेकिन उनके कब्जे में बस सिर्फ इमारत थी। नया निज़ाम वजूद में नहीं आया था और पुराना निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। फिर भी अवाम को एक शहंशाह की ज़रूरत थी जो उन पर हुक्मरानी करे, खा वो आखिरी बेबस मुगल बादशाह ही क्यों ना हो। यहाँ यकीनन हमारी जंग नहीं थी, लेकिन हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि ये हमारी रूह की जंग थी। आप लोगों ने अपनी फौजी ताकत के बल पर हिंदुस्तान की तहरीक बेदारी को कुचल कर डाला, लेकिन हम फिर भी नाकाम रहे। लेकिन याद रखो कि ये आखिरी जंग नहीं है। याद रखो कि ये आखिरी जंग नहीं है। हम रहे या ना रहे, एक बादशाह रहे, एक बादशाह रहे या ना रहे, लेकिन वो तहरीक जिसे तुमने गद्दारी का नाम दिया है वो हमेशा कायम रहेगी। तुमने हिंदुस्तान के शहंशाह को बर्बाद कर डाला। तुमने हिंदुस्तान के बादशाह को बर्बाद कर डाला, लेकिन ये करके तुमने इनकलाब की उस चिंगारी को हवा दे दी है जो खाक से उस अजीम नजरिए इनकलाब को जन्म देगी जिस पर काबू पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। वो जमीनें जिनसे हम बेदखल कर दिए गए दोबारा हासिल की जाएंगी इंशाअल्लाह। खुदा से अंग्रेजों की उस फौजी अदालत में जो भी मैंने कहा वो हर्फ ब हर्फ सच था, और इसका सबूत है वो दस्तावेज जो आज भी मौजूद है। मुकदमे की सुनवाई के 20वें दिन को मैंने उर्दू में ही खुद अपना दफाई बयान पेश किया सबके सामने, लेकिन उसके बाद 5 रोज तक उस अदालत की कार्यवाही मुलतवी की गई ताकि अंग्रेज एक ऐसे मुतरजिम को ढूंढ निकाले जो मेरे उस उर्दू बयान का अंग्रेजी में तर्जमा कर सके। और आखिरकार जब दोबारा कार्यवाही शुरू की गई तो उस अदालत में मेरे उस उर्दू बयान का अंग्रेजी तर्जमा पेश किया गया, लेकिन वो अब है कहाँ?
किसी को पता नहीं। आप आराम कर लीजिए जहाँपना। आपके चेहरे पे बहुत थकावट नजर आ रही है। आपने बहुत गुफ्तगू की मेरे साथ। पर खुदा, मेरा क्या, चंद ही रोज में मैं हमेशा के लिए आराम करने वाला हूँ। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? अरे रुद्र, तुम यहाँ हो? अरे तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। क्या खबर सर? अरे तुम्हारे रंगून जाने के ट्रेवल ग्रांट का इंतजाम हो गया है। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, सर शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरे लिए ग्रांट दिला दी और मेरे सफ़र के लिए रकम का इंतज़ाम कर दिया। सर आई एम वेरी सॉरी कि अगर मेरे इस रवैये से आपको कुछ नुकसान हुआ हो। कोई बात नहीं रुद्र, भूल जाओ इसे। पर ये बताओ कि तुम रंगून कब निकल रहे हो? सर अगर आपने ग्रांट दिलाई दिए तो मैं रंगून जल्द जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। पर अकेले जा रहे हो क्या? एक्चुअली में सारा भी मेरे साथ जाना चाहती है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। इस बात की जमानत भी है कि वो तुम्हें हिंदुस्तान वापस ले आएगी। ओके, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम सब जानते हैं कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बच्चा रंगून चला जाए तो उसकी मुलाकात तो नहीं होगी बहादुर शाह जफ़र से। मज़ार है, वहाँ फूल होंगे, वहाँ पर कव्वाली हो रही होगी, वहाँ पे लोग किस्से सुनाएंगे, शायद कोई पुराने रिश्तेदार भी मिल जाएं, लेकिन बहादुर शाह जफ़र तो नहीं मिलेंगे। बावजूद उसके एक कहानी है जो समझनी है। वो कैसे समझी जाए? एक सूफ़ी बच्चे से कहता है, रुद्रांशु से कहता है कि पहले अपने आप को उस चीज़ से आज़ाद करो जो हमें जकड़ के रखती है। हम टाइम और स्पेस में, यानी कि जो अपने हालात और जो मौजूदा जिस जगह पर हम हैं, हम उसमें अपने आप को कैद कर लेते हैं। हम एक उड़ान जज्बात की और एक उड़ान तस्वुर की कर नहीं पाते। सूफ़ी करते हैं। तो कहा कि आओ तुमको सिखाऊं कि सूफ़ी कहाँ कैसे दूर पहुँचता है। और उसको ताज्जुब होता है कि इन सी चीज़ों के बावजूद रुद्रांशु रंगून जाना चाहते हैं, जाकर ख़ुद देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि सूफ़ी बनने के लिए कभी कभी एक तजुर्बे की ज़रूरत होती है, और शायद रुद्रांशु को वो तजुर्बा तभी होता है जब वो रंगून पहुंचता है। और रंगून पहुंचकर उसको ऐसा लगता है कि मैं इतने दिन से जिससे बात कर रहा था वो तो बहुत दिन पहले जा चुका है, तब भी मेरी बात हो रही थी। और मैं समझता हूँ इसी में हमारी ज़िंदगी की जो हकीकत है उसको समझने में सूफ़ी ख़यालात और सूफ़ी तजुर्बा मदद करता है।